बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना मुकदमे की समाअत करने वाले अदालत के जज हमायूं दिलावर ने जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से 35 सवालों का जवाब मांगा है, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नोटिस जारी करके बुलाया गया है, लेकिन उनकी आमद से पहले उनको अदालती कटहरे में खड़े करने से पहले तहरीरी तौर पर 35 सवाल जो हैं इमरान खान साहब के वकला को दिए गए हैं कि ये सवाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दिए जाएं, वो इन सवालों का जवाब तैयार कर लें। अब ये जो नाज़रीन 35 सवालों पर मुश्तमिल अदालत का सवालनामा है, इसमें जो सवाल नंबर 20 से लेके 25 तक के जो सवालात हैं, उस पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा ही फ़ैसला कुन होगा, और इन सवालों का जवाब देना खान साहब के लिए किसी मुश्किल से कम ना होगा। अब वो 20 से लेके 25 तक के सवालात कौन से हैं और मजमूई तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से कौन से और किस किस्म के 35 सवालात पूछे गए हैं, ये सारी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे साइफ़र मामले की। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एफआई में साइफ़र की तहकीकात का आगाज़ हुआ है, जिसमें आज़म खान जाके अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। पहले उन्होंने एफआईए की जो तफ्तीशी टीम है जो इस मामले की तहकीकात कर रही है, उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का बयान भी आज़म खान ने रिकॉर्ड करवा दिया। ये जो आज़म खान का स्टेटमेंट था एफआईए में और मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का, इसको लेके बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ की गई, बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठीं, बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए कि एक बंदा जो लापता है, जो मंजर-ए-आम पे नहीं, क्या उसका सेक्शन 164 का बयान जो है वो काबिल कबूल होगा। अभी ये सवालात उठ ही रहे थे, मज़ीद सवालात जन्म ले रहे थे कि आज़म खान साहब की सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आती है कि वो नैब रावलपिंडी के दफ्तर में जाते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अल-कादिर ट्रस्ट का अख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल का केस है, उसमें जाके अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं। अब ये जो साइफ़र का मामला जिसमें आज़म खान ने जाके बयान रिकॉर्ड कराया, इमरान खान के ख़िलाफ़ कराया, या वो वादा माफ़ गवाह बन गए हैं, कतई नज़र सारी बहस के खान साहब का सवाल ये होता था खान साहब सवाल ये उठा रहे थे कि देखें कि मुझे एफआईए की जानिब से बुलाया जा रहा है। 25 जुलाई को खान साहब वहाँ पे जाके पेश हुए। खान साहब का उस पेशी पे जाने से पहले और पेशी पे जाने के बाद एक ही सवाल है कि मैं तो मजलूम हूँ, मेरी हुकूमत तो साइफ़र के नतीजे में गिराई गई है, मैं तो फैक्ट्री पार्टी हूँ, मेरे खिलाफ किस किस्म की तहकीकात की जा रही हैं, ये तहकीकात तो किसी और के खिलाफ होनी चाहिए। तो ये जो खान साहब पेशी पे गए हैं और खान साहब सवाल उठाते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि साइफ़र के हवाले से क्या तहकीकात चल रही हैं। तो आज नाज़रीन, जो खान साहब 25 जुलाई को गए थे एफआईए के ऑफिस में जाके जो तहकीकाती टीम थे उनके सवालों का जवाब दिया था। अब उसी तहकीकाती टीम ने एक नोटिस जारी किया है, खान साहब को दोबारा से समन किया है 1 अगस्त को। लेकिन ये जो समन है खान साहब को तलब करने का, इसमें खान साहब के सवाल का जवाब भी मौजूद है कि खान साहब के खिलाफ साइफ़र के ख़त को लेके, लेटर को लेके दरअसल तहकीकात किस एंगल से की जा रही हैं, किस पैराए से की जा रही हैं। सबसे पहले ये जो खान साहब को तलब किया गया है, खान साहब से क्या सवाल पूछने हैं और क्यों दोबारा खान साहब को बुलाया गया, ये जान लें, और फिर किस मामले पे तहकीकात हो रही है उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस नाज़रीन लेटर में, इस नोटिस में ये कहना है एफआईए का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि आप 25 जुलाई को हमारी टीम के सामने पेश हुए, तो आपने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उस बयान की स्क्रूटनी करने के बाद, और हमारे पास जो एफआईए के ऑफिस में इस मामले के हवाले से रिकॉर्ड मौजूद है, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, और जो दीगर लोगों ने आके बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उसमें असद उमर साहब हैं, आज़म खान साहब हैं, दीगर जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जब हमने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया, स्क्रूटनी की है, तो चंद फॉलोअप सवाल आपसे पूछने हैं। तो लिहाजा आप 1 अगस्त को 12 बजे एफआईए के ऑफिस में पेश हों, आपसे सवालात पूछे जाएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे पूछे गए सवालों का आप ईमानदारी के साथ जो है वो जवाब देंगे, और आपने जो भी जवाब देना है हमारे सवालों का, उन जवाबात की जो आपके जवाब हैं उनकी सपोर्ट में आप डॉक्यूमेंट्स भी लेके आएंगे। अच्छा, ये जो बात लिखी गई नोटिस के अंदर कि हम जो सवाल पूछेंगे आप उसका ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लेके आइएगा। जब खान साहब को पता ही नहीं कि आपने सवाल क्या पूछना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या लेके आएंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब आ जाते हैं कि तहकीकात किस मामले पर चल रही है। इस नोटिस में नाज़रीन ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के पास जो खुफिया मालूमात थी, ज़ाहिर सी बात है साइफ़र की बात की जा रही है, वो खुफिया मालूमात जो इमरान खान साहब को मिली
خان صاحب نے بطور وزیر پاکستان اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود اس انفارمیشن کو پبلک کر دیا جس سے نیشنل سیکیورٹی اور قومی مفاد کو خطرات لاحق ہوئے. یعنی یہ نیشنل سیکیورٹی اور قومی مفاد کو خطرے میں ڈالنے کے معاملے کے اوپر سائفر کا ایشو کو لے کے جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ایف آئی اے کی جانب سے کی جا رہی ہیں. مشکل معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا خان صاحب جو اپنے ویلاگز وغیرہ میں بتاتے ہیں. خان صاحب کے لیے یہ مشکل معاملہ بن سکتا ہے کیونکہ سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھا، لیکن خان صاحب نے اس پر سیاسی مقاصد کے لیے جو بیانیہ بنایا، اب لگتا ہے کہ وہ بیانیہ خان صاحب کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے. اگلی خبر ناظرین، کل الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی تھی اس پر تحریک انصاف نے تو مخالفت کی، لیکن حکومتی اتحادی جماعتیں بھی رضامند نہیں تھیں. تو آج حکومتی اتحادی سیاسی جماعتوں کو حکومت نے رضامند کر لیا ہے اور جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے اس کو اپروو کر لیا گیا ہے. لیکن اس میں کنڈیشن یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جو نگران حکومت آئے گی وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر پائے گی، 2 فریقی 3 فریقی معاہدے بھی نہیں کرے گی. ہاں، جو پہلے سے معاہدے کیے جا چکے ہیں جو منتخب حکومت کر کے گئی ہے اس حوالے سے اداروں کے ساتھ ملاقات اور جو فیصلے ہیں وہ کرنے کا مکمل طور پہ اختیار ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین، جو ویلاگز اور سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، آن لائن سرگرمیاں، سائبر کرائم وغیرہ، جرائم وغیرہ، یعنی آج آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملا، لیکن خان صاحب کے چاہنے والوں کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا. تو اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس طرح کا جو کمپین چلائی جاتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو غالباً اس طرح کی تمام سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت نے ایک اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے وزارت آئی ٹی نے سیف اتھارٹی کا بل بنا کے کابینہ کو بھجوا دیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اچھی خبر ہے سندھ سے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو رانا انصار صاحبہ خاتون ہے وہ سندھ اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر بن گئی ہیں. پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کی، اور انہوں نے 69 میں سے 39 ووٹ حاصل کیے ہیں. خاتون کی اگر بات ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما صنم جاوید جو کہ گرفتار ہیں، ان کے خامند عتیق ریاض کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور فردر انہیں شناخت پریڈ کے لیے جو ہے وہ جج صاحب نے جیل بھجوا دیا ہے. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ سے متعلق بڑی اہم خبر ہے. خبر یہ ہے کہ عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا، لیکن آج جب پراسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ دونوں بہنیں عمران خان صاحب کی عظمیٰ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے ضمانت پہ تھیں، لیکن نالج میں معاملہ نہیں تھا کہ وہ عبوری ضمانت پہ ہیں، تو لہٰذا انہیں اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی شروع کی گئی اس کو روک دیا جائے. تو عدالت نے اپنے آرڈر کو جو ہے وہ ایمنڈ کر لیا ہے. عدالت نے اپنے آرڈر میں نظر ثانی کر لی ہے. شیخ رشید صاحب، خان صاحب کے سابق وزیر داخلہ، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ناظرین رجوع کیا ہے کہ جو بلٹ پروف گاڑی ان سے لی گئی وہ واپس کی جائے، اور جو تھانہ کوسار کے ایس ایچ او ہیں جنہوں نے مس ٹریٹمنٹ کیا ہے میرے ساتھ، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اب آ جاتے ہیں جو خان صاحب سے سوالات پوچھے گئے ہیں 35، وہ 35 سوال ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے جاتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ساتھ کرتے جائیں گے، اور اس میں جو 20 سے لے کے 25 سوال ہیں وہ ناظرین اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں. اس میں جو خان صاحب کا جواب ہوگا وہی اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے گا. یہ ناظرین، یہ میں کھل جا سم موبائل پہ کھول رہا ہوں. اس کا ناظرین یہ ہے سوال نمبر 1 جو کہ ہمایوں دلاور صاحب کا سوال ہے عمران خان صاحب سے، جو کہ خان صاحب نے سیکشن 342 کا بیان عدالت میں کل 11 بجے ریکارڈ کروانا ہے. وہ الگ بحث ہے کہ خان صاحب کل ٹرائل کورٹ میں جاتے ہیں، ہمایوں دلاور صاحب کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کی وجہ سے خان صاحب وہاں پہ پیش نہ ہوں، لیکن جج صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر خان صاحب پیش نہ ہوئے تو ان کے ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری کیے جائیں گے. پہلا سوال، ہیو یو ہرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دا پروسیکیوشن ایویڈنس ریکارڈڈ ان یور پریزنس آف یور پلیڈر، یعنی جو آپ کے خلاف پروسیکیوشن کا مقدمہ ہے یا جو شواہد ہیں آپ کے خلاف جو ریکارڈ کیے گئے ہیں، کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے یا آپ کا جو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ہیو یو ہرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دا پروسیکیوشن ایویڈنس ریکارڈڈ ان یور پریزنس، یعنی آپ کی موجودگی میں یا آپ کے پریزنس آف یور پلیڈر کی موجودگی میں جو پروسیکیوشن نے ایویڈنس ریکارڈ کروائی ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اس کو آپ نے سمجھا ہے، تو اس پہ خان صاحب سے جواب مانگا گیا ہے. دوسرا یہ ہے اٹ از ان پروسیکیوشن ایویڈنس دیٹ دا پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1، یعنی یہ پروسیکیوشن کے شواہد میں شامل ہے کہ جو پہلا گواہ وقاص ملک کو پیش کیا گیا، فائل اے کمپلینٹ ایکس پی بی، یہ کمپلینٹس کے حوالے سے ان کو اگر ہم سکپ کر کے آگے چلے جائیں 10 سے آگے، کیونکہ اگر ہم 10واں سوال دیکھیں، اٹ از ان دا پروسیکیوشن ایویڈنس دیٹ یور اسٹیٹمنٹ آف دا ایسٹ اینڈ لائبلٹی فار دا
year 2019 and 2020 was published वाइड गज़ट नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन के हवाले से खान साहब के जो शाया हुए थे। मैं डायरेक्टली वहीं पे आ जाते हैं, जो खान साहब का 20 से आगे चल के सवाल हैं जो कि मुश्किल सवाल है, उन सवालों का जवाब देना। 19वां सवाल है, इट इज़ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट वाज फर्निश्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाइड XPB, व्हाट डू यू से अबाउट। यानी जो खान साहब के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स पेश किया गया, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट पेश किए गए, उस पर खान साहब से कहा गया कि आपका मौक़िफ़ क्या है। अब सवाल नंबर 20, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी ये प्रोसिक्यूशन के शवाहिद में है, दैट यू डिड नॉट डिक्लेयर 4 तोशाखाना गिफ्ट रिटेन बाय यू ड्यूरिंग द ईयर 2018-2019, यानी जो 2018-19 में आपने 4 तोशाखाने के तहाइफ रखे थे, आपने उनको ज़ाहिर नहीं किया इन द स्टेटमेंट ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर्म BXPD सबमिटेड बाय यू, दस यू फाइल्ड अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द इनकरेक्ट डिक्लेरेशन, व्हाट डू यू से। यानी आपने 2018-19 में जो 4 तहाइफ हासिल किए थे उन्हें एनुअल रिटर्न में ज़ाहिर नहीं किया, तो आपने गलत झूठा स्टेटमेंट जो है इलेक्शन कमीशन में आपने डिक्लेरेशन जमा कराया। इस पे आप क्या कहते हैं। अब खान साहब कहते हैं कि मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो खान साहब इस हवाले से जो कहेंगे उसकी सपोर्ट में फिर खान साहब को डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना पड़ेंगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा कराए थे 2018 के 2019 में, उसमें ये फ़लाँ जगह पे ये 4 तहाइफ मैंने हासिल किए थे, वो मेंशन है। खान साहब को साबित करना पड़ेगा। 21वां सवाल, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट यू डिड नॉट डिक्लेयर 3 तोशाखाना गिफ्ट रिटेन बाय यू ड्यूरिंग द ईयर 2019-2020, ये भी उसी किस्म का सवाल है, लेकिन इसमें 3 तहाइफ के हवाले से पूछा गया है जो आपने 2019-2020 में रिटेन किए गए थे इलेक्शन कमीशन के शवाहिद का, गवाह का नहीं, शवाहिद का। इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन के शवाहिद में है, डॉक्यूमेंटेड शवाहिद हैं कि आपने वो 3 तोहफे ज़ाहिर नहीं किए, तो इस पर आप क्या कहते हैं, आपने झूठा डिक्लेरेशन जमा कराया। अब 22वां सवाल, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट यू डिड नॉट डिक्लेयर 5 तोशाखाना गिफ्ट रिटेन बाय यू ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021, यानी 3 सालों में खान साहब, इलेक्शन कमीशन का केस है कि जो तोशाखाना के तहाइफ हासिल करते रहे, खान साहब ने 2018 से लेकर 2021 तक उन तहाइफ को अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। इन 3 सवालों का खान साहब ने शवाहिद के साथ अपने गोशवारे जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं उसका जवाब देना है कि ये इल्ज़ाम गलत है, मैंने अपने रिटर्न्स में ये तहाइफ शो किए थे। सवाल नंबर 23, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट यू डिड नॉट डिस्क्लोज नेम ऑफ द बायर नॉर प्रोड्यूस एनी रिसिप्ट, यानी जिनको आपने वो तोहफे बेचे उनका नाम भी नहीं बताया, आपने कोई रसीद भी पेश नहीं की एज ए प्रूफ ऑफ सेल ऑफ गिफ्ट रिटेन बाय यू, जो आपने गिफ्ट रखे उनकी फ़रोख्त के हवाले से आपने कोई शवाहिद नहीं दिए 2018-2019 में, व्हाट डू यू से अबाउट इट। इसी तरीके से यही सवाल 2019-20 के तहाइफ के हवाले से पूछा गया। और फिर 25वां सवाल यह है कि इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट द एसेस वैल्यू ऑफ द तोशाखाना गिफ्ट इन क्वेश्चन फॉर द ईयर 2018-2019 वाज 107 मिलियन, यानी 10 करोड़ 70 लाख रुपए, एंड यू डिपॉजिट अबाउट 21.5 मिलियन, व्हाट डू यू से अबाउट इट। अब यहाँ पे जो खान साहब कहते हैं ना कि हमने तोशाखाना की जो कीमत थी हमने 50% कर दी थी, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट जो खान साहब ने खुद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे कि 10 करोड़ 70 लाख के जो तहाइफ थे, खान साहब ने उसका 20% 2 करोड़ और 15 लाख रुपए जमा करवाए थे। इस पे खान साहब से जवाब मांगा गया है। सवाल नंबर 26, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट यू डिपॉजिट चलान ऑफ द तोशाखाना, ये उसके हवाले से है। और आगे जब पूछा गया है सवाल नंबर 28 में, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट यू डिड नॉट मेंशन द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द तोशाखाना गिफ्ट रिटर्न बाय यू परटेनिंग टू द ईयर फलां फलां फलां। इसी तरीके से नाज़रीन जैसे आगे हम चलते जाएंगे तो खान साहब के लिए जो सवालात हैं वो मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं। अब ये आखिरी 2-3 सवाल ये बड़े अहम है। 33वां नंबर सवाल, वाई द कंप्लेनेंट, जो आपके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है इस अगेंस्ट यू, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ क्यों है। वाई द प्रोसिक्यूशन विटनेस डिपोज अगेंस्ट यू, यानी जो गवाह पेश हुए इलेक्शन कमीशन के 2 गवाह वकास मलिक और मुसद्दिक अनवर, वो उन्होंने आपकी मुखालफत क्यों की। विल यू अपेयर एज योर ओन विटनेस ऑन ओथ एज ए इन्वेस्टेड अंडर सेक्शन 340 सब क्लास फ्रांस CRPC, यानी आप अपने गवाह के तौर पे हल्फ अपना ओथ के उठाकर पेश होंगे अपने गवाह के तौर पे। और फिर आखिरी सवाल है, विल यू प्रोड्यूस डिफेंस एविडेंस, क्या आप अपने दिफा में कोई शवाहिद भी पेश करेंगे। तो ये असल जो सवाल हैं वो 20 से लेकर 25 तक ही हैं और आखिरी 2 सवाल भी हैं।
اس پہ بھی خان صاحب ظاہر سی بات ہے کہ مشکل ٹاسک ہے خان صاحب کے لیے، تو اس لیے خان صاحب کی آج بھی سپریم کورٹ میں کوشش یہی تھی کہ حکم امتناع ملے. تو حکم امتناع تو خان صاحب کو نہیں ملا، لیکن جو وہ کچھ ہمارے ساتھی یوٹیوبر ہیں انہوں نے تو کہا کہ خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے، لیکن خان صاحب کو سپریم کورٹ سے کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا. اب تمام نظریں خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہیں. دیکھتے ہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا کل کی جو کارروائی ہے ٹرائل کورٹ کی اس پہ حکم امتناع آتا ہے یا نیچے کیس چلتا رہے گا اور ہائی کورٹ میں بھی تاریخیں پڑتی رہیں گی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.